आज देखते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक मतलब चैप्टर नंबर 18। व्यापारिक बैंक का प्रादुर्भाव या उद्भव कीथर महोदय और क्राथर महोदय का कहना है कि आधुनिक बैंकों के क्राथर महोदय का कहना है कि आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज हैं। आधुनिक बैंक के 3 पूर्वज, आधुनिक युग के 3 पूर्वज हैं। मतलब प्राचीन काल में व्यापारी होता था, साहूकार होता था और महाजन होता था। व्यापारी, महाजन, साहूकार ये क्या करता था? लेन देन करता, मुद्रा का लेन देन करता, क्रय विक्रय करता, लोगों को ऋण प्रदान करता, जमा भी स्वीकार करता और लोगों से ब्याज भी वसूल करते। तो प्रारंभ में यदि हम देखें, जिस समय बैंकों का उद्भव नहीं हुआ था उसके पहले यदि हम देखें तो व्यापारी है, महाजन है और साहूकार, इनके द्वारा भी मुद्रा का क्रय विक्रय किया, लेन देन किया, जमा स्वीकार की जाती और उनको जरूरत पड़ने पर ऋण प्रदान करते। तो आधुनिक युग में आप देखें तो यही सब क्या है? आधुनिक बैंक का पूर्वज है। आधुनिक बैंक के उद्भव का कारण क्या है? यही साहूकार, महाजन और व्यापारी। इसीलिए क्राथर महोदय का कहना है कि आधुनिक बैंक के पूर्वज कौन है? व्यापारी है, महाजन है, साहूकार है। अब हम देखते हैं तो हमारे विश्व में यदि देखें तो विश्व में सर्वप्रथम विद्वानों का मत है कि 1148 में प्रथम बैंक की स्थापना, 1148 में प्रथम बैंक की स्थापना जिनेवा में हुआ। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो बैंक की स्थापना 1148 में जिनेवा में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, 1481 में बैंक ऑफ बार्सिलोना अस्तित्व में था। मतलब बैंक का जो अस्तित्व है सर्वप्रथम 1148 में जिनेवा में, 1157 में बैंक ऑफ वेनिस और 1481 में बैंक ऑफ बार्सिलोना अस्तित्व में था। धीरे धीरे हम देखें तो बैंकों में सुधार होता गया और बैंकों में सुधार होता गया। तो यदि हम देखें तो वर्तमान समय में विश्व में, वर्तमान समय में जितने देश हैं विश्व में, जितने देश हैं विश्व के सभी देशों में बैंक मुद्रा साख निर्गमन का माध्यम बन चुका है। आज हम देखें तो जितने भी देश हैं इन सभी देशों में यदि हम देखें तो आज बैंक क्या है? लेन देन का आधार बन चुका है। अब इनकी यदि हम आशय देखें, अर्थ देखें तो बैंक की जो स्थापना हुई वे तो 1448 में सर्वप्रथम हुआ। बैंक से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा का अधिकोष, हिंदी भाषा में अधिकोष बोलते हैं, अधिकोष, अधिकोष कहा जाता है और इसी का अंग्रेजी में बैंक कहते हैं। इसी को यदि हम देखें तो अंग्रेजी में बैंक कहते हैं। बैंक अंग्रेजी भाषा की हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकोष, और अंग्रेजी में बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा की बैंकों
इटालियन भाषा। बैंक शब्द की उत्पत्ति हम देखें तो ये बैंको BANCO इटालियन भाषा के शब्द है, इससे इनकी उत्पत्ति हुई। बैंक शब्द की उत्पत्ति यदि हम देखें तो इटालियन भाषा का शब्द है, बैंको है, इनसे हुई है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच भाषा में देखें फ्रेंच भाषा में बैंक BANKE बैंक, ये फ्रेंच भाषा के शब्द है। बैंको इटालियन भाषा में BANCO बैंको इटालियन भाषा में, और फ्रेंच भाषा में BANKE बैंक, फ्रेंच भाषा में बैंक। अब आज हम देखें वर्तमान में इन्हीं बैंक का, फ्रेंच भाषा के जो बैंक है इनका सुधार यदि देखें तो आज बैंक किसे कहते हैं BANK बैंक। ये आधुनिक अभी जैसे हम देखते हैं बेंच फ्रेंच भाषा में बैंक, और इसी का सुधार रूप आज है बैंक BANK बैंक। आज हम देखते हैं BANK बैंक बोलते हैं ना, इसी का सुधार रूप है। अब हम देखते हैं कि पुराने जमाने में इटली में लोग, पुराने जमाने में इटली में इटालियन, तो प्राचीन समय या पुराने समय में हम देखें तो इटली के लोग बेंच आप जानते हैं बेंच में बैठ करके बैंकों BANCO बैंकों, इसी को हम बेंच कहते हैं। बेंच इटली भाषा में बेंच कहा जाता है। तो इटली में यदि हम देखें तो जो व्यापारी लोग होते वे लेन देन करते थे, तो लेन देन करते थे पुराने जमाने में इटली के जो लोग होते थे वे बैंक में लेन देन करते थे। तो किसमें? बेंच में बैठकर लेन देन करते थे। प्राचीन समय में इटली में जो लोग होते थे वे बेंच में बैठकर लेन देन करते थे, और जिस व्यापारी की लेन देन समाप्त हो जाती थी, मतलब बंद हो जाता था, उनकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। प्राचीन समय में क्या होता था, इटली में बेंच में बैठ करके लेन देन की जाती थी, और जिन व्यापारियों से लेन देन बंद हो जाता था या वो व्यापारी अपना काम बंद कर देता था, उनकी बेंच को तोड़ दिया जाता था, इस प्रकार इसी से बाद में बैंक शब्द का प्रयोग, इसी से क्या हुआ, बैंकों से आज बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। क्योंकि इसमें भी बैंक में हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा का लेन देन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यही है आधुनिक युग में, जिसको हम BAN कहते हैं, इसमें भी मुद्रा का क्रय विक्रय लेन देन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया उद्भव। अब हम देखते हैं व्यापारिक बैंक का। व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। यदि आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिए जाए, 1 नंबर क्वेश्चन दिया जाए, क्या बताओगे व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। अब सामान्य बैंकिंग में आज जो बैंक का कार्य है, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ये क्या है, बैंक का कार्य। यही है सामान्य बैंकिंग का कार्य, जो जमा स्वीकार करती है, ऋण प्रदान करती है, और जो प्रतिभूति है उनका कार्य करती है, जिसको हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। अब व्यापारिक बैंक के प्रकार हैं। व्यापारिक बैंक के 2 प्रकार हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक।
व्यापारिक बैंक के दो खास प्रकार हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में जिसको शामिल किया जाता है। द्वितीय अनुसूची में जिसको हम शामिल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। एक धारा अधिनियम सब एक है, तो क्या बताओगे अनुसूचित बैंक किसे कहेंगे? अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में धारा में जिसको दर्ज किया जाता है उसको हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। इसकी जो चुकता अंश पूंजी होती है वे 5 लाख से अधिक होती है। अनुसूचित बैंक की जो चुकता अंश पूंजी होती है वे 5 लाख से अधिक होती है, जिसको हम अनुसूचित बैंक में शामिल करते हैं। ठीक है, अनुसूचित बैंक किसे कहेंगे? अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में शामिल की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है, जिसकी चुकता अंश पूंजी 5 लाख से अधिक होती है। जिसकी जो चुकता अंश पूंजी होती है 5 लाख से अधिक होती है, इसका हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची से निकाल दी जाती है। द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं की जाती, निकाल दी जाती है, मतलब द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं की जाती है और जिसकी चुकता अंश पूंजी 5 लाख से कम होती है, जिसको हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। बैंक के और अलग प्रकार हैं, जिसको हम नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होती है, गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होती है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं की जाती है, जिसकी चुकता अंश पूंजी 5 लाख से कम होती है, जिसको हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अब व्यापारिक बैंक के कार्य आप सबको मालूम है व्यापारिक बैंक क्या क्या कार्य करती है। तो इसमें पहला है जमा या निक्षेप प्राप्त करना। जितने भी व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक एक ही है, जितने भी बैंक आप देखते हैं वो सभी व्यापारिक बैंक में शामिल की जाती है। तो जितने भी बैंक हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र के बैंक हो या सरकारी क्षेत्र के बैंक हो, ये सब व्यापारिक बैंक है। ये जितने भी व्यापारिक बैंक है वो सब क्या करते हैं? जमा या निक्षेप प्राप्त करते हैं। तो पहला देखते हैं बचत खाता। बचत खाता सभी बैंक, जितने भी बैंक है वहाँ क्या की जाती है? सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए क्या होती है? विशेष व्यवस्था होती है, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष व्यवस्था होती है कि जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचत करना चाहता है, जमा करना चाहता है, उनकी बचत को ये क्या करता है? स्वीकार करता है। बचत खाता में ये होता है कि हम पैसा तो रोज जमा कर सकते हैं। बचत खाता में क्या होता है? पैसा रोज जमा किया जाता है, लेकिन पैसा हम रोज नहीं निकाल सकते। बचत खाता क्या होता है? पैसा रोज जमा किया जाता है, डिपॉजिट की जा सकती है, लेकिन विड्रॉल रोज नहीं होता है। 6 महीना में 46 दिन तक हम विड्रॉल कर सकते हैं बचत खाता। पैसा निकाला जा सकता है, बचत रोज कर सकते हैं आप, लेकिन यदि हमको पैसा निकालना होगा तो 6 महीना में हम कितने बार निकाल सकते हैं? 30 बार पैसा निकाला जा सकता है। इस प्रकार इस खाते पर निश्चित अवधि, इस खाते में ब्याज की दर क्या होती है? बहुत कम होती है। जो बचत खाता होता है इसमें ब्याज की दर बहुत कम होती है। बचत खाता किसे कहेंगे? बचत खाता उन व्यक्तियों के लिए होती है जो छोटी छोटी रकम जमा करना चाहता है, उसके लिए बचत खाता होती है।
इसमें पैसा हम रोज जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी बचत हो रही है, उसके हिसाब से आप बैंक में जा करके रोज पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन निकालना होगा पैसा तो 6 महीने में 30 बार आप पैसा निकाल सकते हैं। रोज पैसा नहीं निकलता इसमें बचत खाता। और इसमें ब्याज की जो दर होती है वे बहुत कम होती है। चालू खाता के तुलना में बचत खाता देखते हैं तो बचत खाता में ब्याज की दर कम होती है। निश्चित सावधि जमा खाता की तुलना में इसमें ब्याज की दर कम होती है। दूसरा है चालू खाता, करेंट डिपॉजिट। ये उन व्यक्तियों की होती है जो व्यापार करते हैं। जो चालू खाता होती है वे उन व्यक्तियों के लिए होती है जो व्यापार करते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए चालू खाता होती है। क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो रोज पैसा जमा कर सकते हैं, रोज पैसा निकाल सकते हैं। उनको रोज पैसे की जरूरत पड़ती है। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वे रोज बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और रोज पैसा निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज की दर नहीं होती, ब्याज नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के खाता में, चालू खाता में ब्याज नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रकम होती है वे क्या होती है, उनको बैंक कहीं डिपॉजिट नहीं कर सकते। क्योंकि इनको रकम रोज चाहिए। चालू खाता में जमा करने वाले व्यापारी है, उनको क्या चाहिए, रोज पैसा चाहिए। और रोज पैसा चाहिए तो संपूर्ण जमा, जो संपूर्ण जमा राशि है वो कभी भी क्या कर सकते हैं, बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें ब्याज की दर बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है। और इसमें यदि हम देखें तो बैंक को अपने पास नगद कोष रखना पड़ता है। बैंक को अपने पास क्या करना पड़ेगा, नगद कोष। कब व्यापारी पैसा निकालेगा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए बैंक वाले को नगद कोष बैंक में रखना पड़ता है। कुछ बैंक ऐसे खाताधारियों से अपनी सेवाओं को बदले। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपनी खाताधारियों की सेवा करते हैं, सेवा के बदले ब्याज न देकर के उनसे क्या लेता है, खाताधारकों से एक निश्चित रकम दी जाती है। ब्याज नहीं देता बैंक वाले यहाँ चालू खाता। और उल्टा क्या करता है, बैंक वाले जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनसे पैसा खरीदा जाता है। तीसरा है निश्चित अवधि जमा खाता, आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। निश्चित अवधि खाता, निश्चित अवधि खाता एक निश्चित समय के लिए होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, निश्चित अवधि जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए होती है। इनकी जो अवधि होती है निश्चित होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। एक निश्चित अवधि के लिए आपको पैसा जमा करना है। लेकिन ये जो पैसा जमा होगा एक साथ नहीं होगा। ये जो पैसा जमा होगा एक साथ नहीं होगा, हर महीना आपको जमा करना है पैसा। आपके पास जो बचत हो रही है उसमें से हर माह आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा करना है। यदि हर महीना आप 1,000 की आरडी खाता खुलवाएं तो हर महीना आपको 1,000 रुपया आपको खाता में जमा करना पड़ेगा। 10 साल के बाद 10 साल तक हर माह 1,000 रुपया आपको खाता में जमा करना पड़ेगा। आज पैसा कम है तो 500 जमा कर दो, ऐसा नहीं। आरडी खाता मतलब आप 100 रुपया, 1000 रुपया, 5,000 रुपये का आप आरडी खुलवाए तो 5,000 रुपया पर डे, हर डे के हिसाब से आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। 10 साल के लिए खुलवाए, 10 साल के, ये निश्चित अवधि जमा खाता। इसमें ब्याज की जो दर होती है अधिक होती है। निश्चित अवधि जमा खाता होती है, इसमें ब्याज की दर चालू खाता, बचत खाता से अधिक होती है। यदि कोई खाता धारक, यदि कोई व्यक्ति में खाता धारक है, वे निश्चित अवधि के पूर्व, यदि कोई खाता धारक है वे निश्चित अवधि, यदि 10 साल में जमा किया उससे पहले यदि वो क्या करना चाहता है, पैसा विड्रॉ करना चाहता है
पैसा निकालना चाहता है तो उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, सामान्य ब्याज की दर से उनको पैसा दिया जाएगा। मूलधन तो मिलेगा उनको, लेकिन जो ब्याज होगा पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ अनुबंध 10 साल की, और अनुबंध वो तोड़ रहे, तो उसके साथ आप 10 साल तक नहीं चलोगे तो कोई भी बैंक है वो आपको पूरा ब्याज नहीं देगा, सामान्य दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। आपको पैसा मिलेगा, आपकी जो जमा पैसा है वो मिलेगा, लेकिन जो ब्याज है वो पूरा ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार निश्चित अवधि खाता में क्या होती है, ब्याज की दर अधिक होती है। यदि आपको पूर्व में पैसा निकालना है तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो ब्याज दिया जाएगा वो सामान्य दर से ब्याज मिलेगा। अनिश्चितकालीन जमा खाता, अनिश्चितकालीन, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार के जो खाते होते हैं, रुपये को अनिश्चित काल के लिए जमा किया जाता है। इसमें क्या की जाती है, रुपये को एक अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए जमा किया जाता है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चितकालीन होती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यदि कोई विशेष परिस्थिति है, कुछ समय में पैसा निकाल सकते हैं, और यदि सामान्य स्थिति है तो सामान्य स्थिति में पैसा नहीं निकाल सकते, सिर्फ ब्याज है उनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ये अनिश्चितकालीन जमा खाता। इसके बाद गृह बचत खाता। गृह बचत खाता में क्या होती है, इस प्रकार की जो खाता होती है, बचत होती है, इसमें ग्राहकों को गुल्लक प्रदान की जाती है। गुल्लक जानते हो, जैसे बच्चे लोग गुल्लक रखते नहीं, पैसा जमा करने के लिए सीखता, उसी प्रकार की गुल्लक होती है, गुल्लक दी जाती है, और इसमें घर में इसको गुल्लक को रखी जाती है। गुल्लक आपके पास रहेगा, लेकिन इसमें लाभ रहेगा, लाभ की चाबी बैंक के पास रहेगा। गुल्लक में क्या होगी, लाभ रहेगा, और लाभ में जो चाबी रहेगी वो बैंक के पास रहेगा। आपको रोज आप गुल्लक में पैसा डाल सकते हैं, सप्ताह में डाल सकते हैं। जब गुल्लक पूरी तरह से भर जाएगा तो आपको उस गुल्लक को लेकर के बैंक के पास जाना पड़ेगा वहां, क्योंकि आप सबको मालूम है गुल्लक की चाबी किसके पास है, बैंक वाले के पास है, तो बैंक को आपको दिखाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, वहां आपकी गुल्लक की लाभ को खोला जाएगा, रकम गिन ली जाएगी कितना रकम है। इसमें ब्याज नहीं देगा आप, क्योंकि जो रकम जमा कर रहे हैं आप, इसकी रोलिंग नहीं हो रही, रोलिंग होना चाहिए तभी आपको ब्याज मिलेगा, रोलिंग नहीं हो रही। हाँ, ये है कि आपका बचत जितना हुआ आपको पूरा बचत आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया जमा या निक्षेप प्राप्त करना। इसके बाद ऋण प्रदान करना। बैंक में अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। दूसरा कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना। तो ऋण प्रदान करने में पहला है नगद साख। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को नगद साख प्रदान करती है, और नगद साख के अंतर्गत बैंक व्यक्तियों को निश्चित सीमा तक, यदि कोई ऋण लेना चाहता है तो एक निश्चित सीमा तक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करेगी। ऋण की संपूर्ण राशि, जैसे हम नगद साख में देख रहे हैं, ऋण की संपूर्ण राशि ग्राहकों को प्रदान नहीं की जाएगी। नगद साख में क्या होता है, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को तो नगद मुद्रा प्रदान करेगा, राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन ये जो राशि में एक साथ इनको प्रदान नहीं की जाएगी। ये क्या होगा, आपके खाते में पैसा रहेगा, जो रकम है वो आपके खाता रहेगा, लेकिन आप एक साथ नहीं निकाल सकते। किस्त के रूप में आप इनकी पैसा का उपयोग आप कर सकते हैं, किस्त रूप में प्रदान की जाती है। ये हो गया नगद साख। और दूसरा है अधिविकर्ष। जिन व्यक्तियों का बैंक में चालू खाता हो, जिन व्यक्तियों का क्या होता है, बैंक में चालू खाता होता है, ऐसे ग्राहकों को बैंक ऋण प्रदान करती है।
ऐसे ग्राहकों को बैंक क्या करते हैं, ऋण प्रदान करती है। और जो ऋण प्रदान की जाती है वो व्यापारियों को, व्यक्तियों को एक साथ प्रदान की जाती है। अधिविकरण से क्या होते हैं, पैसा निकालने की, रकम निकालने की बैंक अनुमति प्राप्त कर सकता है। और जमाकर्ता द्वारा स्वयं की राशि के अतिरिक्त, आपके खाता में पैसा है उनके अतिरिक्त आप पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें जो ब्याज की दर होती है, इसमें जो ब्याज की दर होती है अधिक ले जाते हैं। बैंक के द्वारा आपको ब्याज दर, बैंक में आपसे ब्याज अधिक देगा। अधिविकरण से क्या होती है, आपके खाता में पैसा है कम है लेकिन आपको ज्यादा पैसा चाहिए। अधिविकरण से क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों की जिसकी बैंक में क्या होती है, चालू खाता होती है और उनको क्या है, व्यापार करने के लिए बचत रकम से अधिक रकम चाहिए, तो ऐसे स्थिति में बैंक इनको क्या प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान करेगा, अतिरिक्त ऋण प्रदान करेगा, अतिरिक्त रकम प्रदान करेगा। और वे अतिरिक्त रकम तो पैसा निकाल सकता है लेकिन उनको ब्याज अधिक चुकाना पड़ेगा। बैंक तो उनको दे दिया ऋण, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उनको ब्याज अधिक चुकाना पड़ेगा। तीसरा है ऋण तथा अग्रिम। व्यापारिक बैंक में अपने ग्राहकों को क्या प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है, ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। जितने भी बैंक हैं क्या प्रदान करती है, अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है और ऋण राशि एक साथ प्राप्त हो जाती है। और कुछ बैंक होते हुए क्या करते हैं, ऋण की राशि वापस कर देने की स्थिति में, जो ऋण की राशि है वे वापस कर देने की स्थिति में ऋणी उस राशि को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और चौथा है विनिमय बिलों की कटौती, ऋण प्रदान करना। चौथा क्या है, ऋण प्रदान करना में विनिमय बिलों की कटौती। आधुनिक समय में बैंकों द्वारा विनिमय बिलों की पुनः कटौती के माध्यम से ऋण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। आधुनिक समय में यदि हम देखें तो बैंक अपने ग्राहकों के क्या करती है, विनिमय बिलों की भुगतान करने की, पुनः भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करती है। और बिल की परिपक्वता अवधि समाप्त होने से पूर्व बिल का भुगतान कर दिया जाता है। आप जमा किए बिल, जमा की बिल में भी परिपक्वता अवधि, मैच्योरिटी डेट जिसको हम कहते हैं, इसके अवधि के पूर्व भी हम क्या कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये विनिमय बिलों की कटौती। इसके बाद तीसरा कार्य क्या करता है, अभिकर्ता संबंधी कार्य। व्यापारी बैंक का तीसरा कार्य है अभिकर्ता संबंधी कार्य। इसमें भुगतान एकत्रित करना। जितने भी व्यापारी बैंक है वे अभिकर्ता या एजेंट के माध्यम से क्या प्रदान करती है, जो चेक है, विनिमय बिल है आदि साख पत्रों का भुगतान एकत्रित करने का कार्य करती है। बैंक द्वारा जो भेजे गए चेक है, विनिमय बिल, इनको क्या करती है, अभिकर्ता एकत्रित करती है, तो एकत्रित करने का भी कार्य करती है। दूसरा है विनिमय बिल स्वीकार करना। जितने भी व्यापारिक बैंक है वे सभी व्यापारिक बैंक विनिमय बिल स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यापारिक बैंक भी क्या प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है और अभिकर्ता संबंधी कार्य भी करती है। तो बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का, बैंक में अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेक, इनको स्वीकार करती है और इन्हीं चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। और तीसरा है ग्राहकों की ओर से भुगतान। व्यापारिक बैंक में ग्राहकों के आदेश के अनुसार, ग्राहकों के आदेश के आधार पर क्या करती है, जितने भी व्यापारिक बैंक में अभिकर्ता संबंधी कार्य। तीसरा क्या है, ग्राहकों की ओर से भुगतान। ग्राहकों के आदेश के अनुसार बैंक
उनके बीमे का प्रीमियम, कर, ब्याज, चंदा जैसे प्रीमियम चुकाना है, कर चुकाना है, ब्याज चुकाना है, ये अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान करते हैं। जैसे हम ऋण निकाले हैं या हम पॉलिसी कराए हैं तो उनका हमको प्रीमियम भुगतान करना है, या ऋण निकाले हैं उनका हमको ब्याज चुकाना है। तो ये सब क्या करती है, ग्राहक की ओर से भुगतान का कार्य करती है। और चौथा है धन की वसूली। व्यापारिक बैंक में धन की वसूली भी करते हैं। हम यदि देखें कोई भी ग्राहक हमें ऋण लिया है, उनकी ऋण की वसूली किसके माध्यम से की जाएगी, एजेंट के माध्यम से, अभिकर्ता के माध्यम से की जाती है। बैंक के लाभांश है, ब्याज है, किराया है, ऋण की किस्त आदि को वसूल करते हैं। धन की वसूली में किराया है, ब्याज है, ऋण की किस्त है, इन सब की वसूली का काम भी व्यापारिक बैंक है। और धन का हस्तांतरण भी आप जानते हैं कि हम किसी को रकम देना चाहते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति धन का भी हस्तांतरण करते हैं, चेक के माध्यम से हो या नेफ्ट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से वे क्या करती है, व्यापारिक बैंक है धन हस्तांतरण का भी कार्य करती है। इस प्रकार ये व्यापारिक बैंक के कार्य है, पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना और तीसरा है अभिकर्ता संबंधी कार्य करना। ये हो गया कार्य।